जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। भाग 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। ये जो भाग 2 है ये अनुच्छेद 5 से 11 तक हम समझते हैं। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा हुई है, मतलब सिटीजनशिप। अंग्रेजी में इसे सिटीजनशिप कहते हैं, हिंदी में इसे नागरिकता कहते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि नागरिकता होती क्या है। तो जो भारत, कोई भी देश, भारत ही नहीं कोई भी देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को कुछ अधिकार देती है, उसे ही नागरिकता कहते हैं। अब कुछ अधिकार मतलब जैसे आपका जो पैन का वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है, वही नागरिकता है। नागरिकता जैसे कोई व्यक्ति अगर नागरिक है, उस देश का नागरिक है, वोट डाल सकता है, बड़े पद पर रह सकता है, मिनिस्टर, कोई नेता मिनिस्टर बन सकता है। और बिना वहाँ का, यदि उस देश का वो नागरिक नहीं है तो ना वो वोट डाल सकता है, ना वो बड़े पोस्ट पर रह सकता है, ना वो नौकरी का हकदार है। रहेगा तो उस देश में रह सकता है, इसे ही हम नागरिकता कहते हैं। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है। भाग 2 समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 5 से 11 तक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद हम 5 समझते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जब संविधान हमारा बना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, जब 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके प्रारंभ से, यानी तब के बाद से, 26 जनवरी 1950 के बाद से जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, यानी भारत में रह रहे हैं, तब से वो नागरिक कहलाएंगे, भारत के नागरिक हैं। ठीक है ना? इसीलिए मैंने लिखा है सबसे पहले संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान लागू होगा उसके बाद से जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 फैक्ट लिखा है। पहला फैक्ट है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। याद रखना, 26 जनवरी 1950 के बाद से यदि भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है, यानी उसका जन्म भारत में हुआ है, तब वह भारत का नागरिक कहलाएगा। अब उसके पहले की बात आती है, आगे देखिए, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो। ये चीज़ ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के बाद से यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? यदि उसके माता पिता का जन्म ही भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। मतलब यहाँ ये चीज़ समझना है, जैसे कोई विदेश से आया घूमने, अब कोई विदेश से आया घूमने तो उसकी माँ जो है, यदि किसी बच्चे को जन्म देती है तो वहाँ वो जन्म तो भारत में हुआ है, लेकिन है तो वो विदेश की, तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है उसके माता या पिता किसी का जन्म भारत में हुआ। अब उसका जन्म तो भारत में हुआ, उसके माता पिता का जन्म भारत में तो हुआ नहीं है, उस व्यक्ति का जन्म हुआ, उसके बच्चे का जन्म हुआ है, तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तीसरी कंडीशन, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लागू होने से 5 साल से पहले जो भारत में रहेगा वो भी नागरिक होगा भारत से। मतलब जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसके पहले भी लोग, बहुत सारे अंग्रेज़ भी थे भारत में, बहुत सारे लोग भी थे जो भारत के निवासी थे, ठीक है ना, भारत में रह रहे थे। उससे पहले भी, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले से भी यदि कोई भारत में रह रहा है तो वो भी भारत का नागरिक होगा। ऐसा नहीं वो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो ये कानून तो ठीक ठाक था। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 6 पे। तो ये चीज़ आप, 3 चीज़ आप समझे होंगे। पहला चीज़, यदि भारत का नागरिक कब होगा? संविधान प्रारंभ होने के बाद से ही भारत का नागरिक कब होगा? जब उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, या उसका जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले ही, वो 5 साल पहले भारत में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद जो 6 है वो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ये चीज़ याद रखना, भारत से पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ना कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। ये चीज़ ध्यान देना। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति भारत में आना चाहता है तो उसे किस प्रकार की, कैसी नागरिकता दी जाएगी। तो पाकिस्तान से जब भारत आए लोगों की नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये चीज़ समझना। पहले क्या होता था, कोई भी आ जाता था, लेकिन बाद में एक परमिट रूल लागू हुआ, परमिट नियम 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ। ये परमिट नियम क्या कहता है, इसे मान लेते हैं, परमिट नियम यही कहता है कि कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसे, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आना चाहता है तो उसे उस परमिट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब उस परमिट रूल पर सिग्नेचर, दस्तखत सब कुछ करना पड़ेगा कि हम वहाँ से
जा रहे हैं भारत में, ठीक है ना। तो 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गया, परमिट रूल लागू हुआ 19 जुलाई 1948 को, लेकिन जितने भी लोग हैं 19 जुलाई 1948 से यदि पहले कोई व्यक्ति आए, पहले व्यक्ति जितने भी व्यक्ति आ गए हैं उनको नागरिकता पहले से ही किसी साइन मोहर की जरूरत नहीं है, दे दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 के पहले जितने लोग आ गए थे उनको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। लेकिन जब 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएगा उसको परमिट रूल का नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या साफ साफ लिखा है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जितने आएंगे वो परमिट से 6 महीने बाद, मतलब परमिट रूल लागू करेंगे, ठीक है ना। परमिट रूल लागू होगा कि हम भारत में जाना चाहते हैं, वो फार्म वगैरह भर के वो एक ऑफिसर को दे देगा। 6 महीने बाद, याद रखना ये डेट, 6 मंथ बाद, वो 6 मंथ बाद वो भारत की नागरिकता ले सकता है, इसके पहले नहीं ले सकता। तो परमिट रूल लागू करना पड़ेगा। कब? 19 जुलाई 1948 से लागू हुआ था, तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएंगे उसको परमिट रूल लागू करना पड़ेगा। कितने टाइम का वेट करना पड़ेगा? 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 6 हमने सीखा कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जो भी जाएगा उसको कैसी नागरिकता दी जाएगी। इसे मान लेते हैं भारत से पाकिस्तान गया, अब पाकिस्तान में क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा, मारकाट चालू हुआ वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे सताने लगे, तो वहाँ से सोचेगा नहीं ये पाकिस्तान ठीक नहीं है, फिर भारत कैसे आएगा, उसकी नागरिकता जैसे भारत फिर आएगा तो ऐसे थोड़ी कीजिए जिससे गए वैसे आ गए, तो उसको जो है किस प्रकार की कैसी नागरिकता दी जाएगी भारत की, इसको हम समझते हैं अनुच्छेद 7 में। तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता इसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ एक डेट याद रखना, 19 जुलाई 1947 के बाद 19 जुलाई 1947 के बाद जो है अगर पाकिस्तान कोई गया है, ये डेट याद रखना, 19 मार्च 1947, 19 मार्च 1947 के बाद यदि कोई गया है, पाकिस्तान गया है, किंतु वापस आ जाए तो उसे 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, इसको मैंने शॉर्टकट में जितना लिखा है शॉर्टकट में आप ऐसे लिखकर याद कर सकते हैं, पूरा डिटेल में खर्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे शॉर्ट में आप लिख के याद करेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, नहीं तो आप बड़े बड़े नोट्स बनाते रहेंगे, याद भी नहीं होता ऐसे नोट्स को। तो अनुच्छेद जो 7 कहता है भारत से पाकिस्तान यदि कोई गया है, उसे पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, फिर भारत आना चाहता है, तो उसे 6 महीने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फार्म भर के वापस आ सकता है, नागरिकता दे दी जाएगी। इसको आप समझ चुके होंगे। अब 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के बाद अब सोचे कि हम ऐसे ही चले जाएंगे भारत में, तो ऐसे नहीं आ सकते। 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप एक फार्म भर सकते हैं, फार्म भरने के बाद ऑफिसर जो लेगा उसके बाद 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तब वो भारत में आ सकता है, तो भारत उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो आप आई होप आप अनुच्छेद 7 देखे होंगे। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 के बाद उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, या संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले यदि वो भारत में रह रहा हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी चाहिए, परमिट रूल लागू होगा। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों के, भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से वापस जो आएगा उसे नागरिकता दे दी जाएगी 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। आई होप आप 6 और 7 तक समझोगे। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 8 की ओर। अनुच्छेद 8 क्या कहता है उसको समझते हैं। अब समझते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 7 तक हो गया, अनुच्छेद 8 देखिए। अनुच्छेद 8 में कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। मतलब जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से भारत से पढ़ने गया विदेश में, अब विदेश में पढ़ने गया तो ऐसा नहीं है कि वो विदेश में चला गया तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो भारत का नागरिक होगा क्योंकि उसके माता पिता तो भारतीय ही हैं, तो इस वजह से भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर गया, भारत से बाहर कोई भी व्यक्ति रह रहा हो तो उसका जो है वो भारत का नागरिक होगा।
भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। ऐसा नहीं को भारत में नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। यदि कोई अगर चाहे कि हम कोई विदेश कमाने गया, कमाने ही नहीं कोई भी काम करने गया, अब वो चाहे कि वहाँ की नागरिकता यदि ले ले, ऐसे कोई ब्रिटेन गया, अब ब्रिटेन या कोई अमेरिका गया, वहाँ को अच्छा लग रहा है, उसे 10 साल 20 साल वो रह रहा है, अब वहाँ की सोचे कि हम वहाँ की नागरिकता ले लें, तो वहाँ की नागरिकता यदि लेगा तो यहाँ की नागरिकता खत्म। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी जब विदेशी नागरिकता कोई ले लेगा तब। अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा काम न हो। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा काम ना करें। ठीक है ना, अन्यथा काम मतलब कोई अब मान लेते हैं 2 देशों के बीच युद्ध हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, अब युद्ध होने के बाद पता लगे अब जो है पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं, तो इस वजह से आपकी नागरिकता समाप्त तो वहीं कर दी जाएगी, क्योंकि आप भारत के नागरिक तब नहीं रह जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान का गुड़ गाएंगे तो भारत का नागरिक कैसे होंगे, तो आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप अन्यथा काम न करें। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 ये कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, यानी जितने भी नागरिकता कानून संबंधी कोई भी कानून होगा वो संसद ही बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। अब पूछता है क्वेश्चन संसद का कौन सा मंत्रालय, तो आंसर गृह मंत्रालय। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी, गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे अनुच्छेद 11। अब हम समझते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 ये कहता है कि भारत में कितने तरह से नागरिकता ली जा सकती है और कितने तरह से नागरिकता छीनी जा सकती है, इसकी चर्चा नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया है। अभी तक जितना हमने पढ़ा अनुच्छेद 5 से 11, इसमें सिर्फ नागरिकता के बारे में उस स्थिति के परिस्थितियों के अनुसार देखते हुए संविधान वालों ने, संविधानकर्ताओं ने, निर्माणकर्ताओं ने कानून वैसे बना दिया था। लेकिन संविधान में जो नागरिकता का पहला अधिनियम जो आया था वो 1955 में आया था और यहाँ से इस पर सुधार होना चालू हुआ। तो उस अनुच्छेद नागरिकता अधिनियम 1955 यही बताता है कि नागरिकता कितने तरह से ली जा सकती है और कितने तरह से छीनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं नागरिकता 5 तरह से ली जा सकती है और 3 तरह से छीनी जा सकती है। 5 तरह जो यहाँ पे मैंने लिखा है, जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण और 5वां है अर्जित भूमि से। अब ये चीज़ क्या है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो जन्म के आधार पर नागरिकता है ये हम समझते हैं। 1986 में एक संशोधन हुआ इसमें, क्योंकि संशोधन मतलब होता है बार बार सुधार होते रहा, सुधार होना भी चाहिए कि कोई चीज़ 100% सही नहीं होती, न कोई चीज़ 100% गलत होती है। तो यहाँ सबसे पहले 1986 में एक संशोधन हुआ कि जो जन्म का आधार है, यदि उसके माता या पिता किसी का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है ना, ये चीज़ था। लेकिन ऐसा 2003 में जो है दोनों को वैलिड कर दिया गया, मतलब उसके माता का भी जन्म हुआ हो भारत में और उसके पिता का भी जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा। अब दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर जो नागरिकता है, सबसे पहले वंश के आधार पर पहले पिता का ही देखा जाता था, लेकिन 1992 में जब सुधार हुआ तो माता या पिता किसी का भी वंश में देखा जा सकता था। मतलब ऐसा हुआ इसमें वंश के आधार पर, जैसे मान लेते हैं हम लोग किस आधार पर नागरिक हैं, हम लोगों की नागरिकता वंश के ही आधार पर है। मान लेते हैं हमारे दादाजी उस समय के भारत में, वो भारत की नागरिकता उस समय थी, उसके बाद हमारे पिता की नागरिकता भारत की थी, हमारी भी नागरिकता भारत की है, तो हम लोग वंश के ही आधार पर नागरिक हैं भारत के। तो पिता के आधार पर, या अब इसमें माता या पिता के आधार पर 1992 में सही कर दिया गया कि चाहे वह माता के अनुसार वंश देखा जाए या पिता के अनुसार। ठीक है ना, जैसे कोई विदेश में शादी कर रहा है तो उसका जब लड़का होगा तो वो सोचेगा कि हम किस आधार पर भारत की नागरिकता लें। माता के आधार पर, अगर माता भारतीय है तो माता के आधार पर ले सकता है, पिता भारतीय है तो पिता के आधार पर ले सकता है। ठीक है ना। अब 3 नंबर समझते हैं पंजीकरण से। पंजीकरण मतलब जैसे कोई विदेश में रहने वाला आया हमारे यहाँ भारत में स्टूडेंट बनकर पढ़ाई करने, अब वो सोचे कि ये भारत बहुत अच्छा है, अब हम भारत की नागरिकता लेना चाहें तो 7 साल बाद, यानी बाय रजिस्ट्रेशन 7 साल के लिए, 7 साल बाद जो है
रजिस्ट्रेशन मतलब फार्म भर के नागरिक हो सकता है भारत का 7 साल बाद। ये डेट याद रखना। पहले ये 6 महीने था, उसके बाद में ये चेंज होता रहता है। इस बार 7 है, लेटेस्ट वाला ही लगभग पूछता है क्वेश्चन, तो 7 साल इसे आप याद रखना। नेक्स्ट है देशीकरण से न्यूट्रलाइजेशन, इसे नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, देशीकरण। ऐसा व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, या कोई वैज्ञानिक ही आ गया विदेश से भारत में आ गया, कुछ भी घूमने टहलने आ गया, अब उसे भारत अच्छा लगने लगा, तो उसे वह जैसे मान लेते हैं कोई कला या विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हो, या कोई वैज्ञानिक आ गया भारत में, उसे भारत अच्छा लगने लगा। अब वो सोचे कि हम जो है भारत के नागरिक हो जाएं, तो उसमें 3 चीज़ें उसकी फॉलो करनी पड़ेगी। यदि उसके कला में कोई रुचि हो या कला विज्ञान में कोई इंटरेस्ट हो, उसे आता हो। दूसरा है भारतीय भाषा, 22 भाषा में कोई भी भाषा वो जानता हो, उसका अच्छा ज्ञाता हो, और वह 10 साल तक भारत में रह रहा हो, 10 साल से अधिक भारत में रह रहा हो, तो वह उसे देशीकरण के तरीके से उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छी तरह से भारत में हर चीज़ की जानकारी रखता हो, वह रहन सहन में अच्छी तरह से ढल गया हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगला 5वां नंबर है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि क्या है? इसे मान लेते हैं, अब सिक्किम का मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिया है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में आया था, मतलब सिक्किम पहले अलग देश था, इसको मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। सिक्किम पहले अलग देश था, उसके बाद 16 मई 1975 को यह भारत में आया। अब जब भारत में आया, जब भारत का हिस्सा हो गया, भारत का आया मतलब भारत का एक हिस्सा हो गया। अब भारत का हिस्सा हो गया तो वहाँ पे जितने लोग हैं वहाँ के उसको नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि अब वहाँ भारत का एरिया हो गया है। तो अर्जित भूमि मतलब जैसे कोई भी भूमि यदि युद्ध करके जीत ली गई है, तो वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अर्जित भूमि के हिसाब से, ठीक है ना। आई होप आप भारतीय नागरिकता अधिनियम समझे होंगे। अब हम समझते हैं 5 तरह ये तो हो गया जो भारत में नागरिकता ली जा सकती है। अब हम समझते हैं 3 तरह से नागरिकता छीनी जा सकती है भारत में, इसे भी आप याद रखना। जैसे त्याग, इसे मान लेते हैं त्याग मतलब मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ की नागरिकता अगर छोड़ देते हैं या भारत की नागरिकता आप छोड़ देते हैं, किसी विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, तो आप इसे बोलते हैं आपने त्याग कर दिया यहाँ की नागरिकता। तो वहाँ की नागरिकता अगर ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता आपको छीनी जा सकती है। दूसरा है बर्खास्त। बर्खास्त मतलब यदि आप कोई गलत काम करते हैं या बम विस्फोट या दूसरे के पाकिस्तान के सपोर्ट में या चाइना के सपोर्ट, किसी विदेश दुश्मन के सपोर्ट में है, तो आपकी नागरिकता बर्खास्त मतलब आप नागरिकता से वंचित हो जाएंगे, बर्खास्त की जा सकती है। वंचित मतलब भी वही सेम टू सेम होता है, यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो आपकी नागरिकता छीन जा सकती है, ठीक है ना। तो नागरिकता छीनने का मतलब ये नहीं कि वो वहाँ से भारत से निकाला जा सकता है। नागरिकता छीनने से मतलब ये है कि भारत में आप बड़े पद पर नहीं रह सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं, आपको सरकारी चीज़ें कुछ नहीं मिलने वाली हैं। मतलब सरकारी जो सरकार कोई भी नियम लागू करेगा उस पर आप पे फॉलो नहीं होगा, चाहे वो लाभ वाला हो या हानि वाला हो, ठीक है। आई होप आप इसे समझे होंगे। अब हम मिलते हैं अनुच्छेद भाग 2 जो आपको ख़त्म हो गया है। भाग 3 में चलते हैं, जिसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 3 में हम समझते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने बहुत स्पीड से आपको बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।